नीट 2026 के लिए ड्रॉप लेने का मैम मैंने डिसीजन ले लिया है, बट एक्चुअल में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन से वाले रोड से जाऊं जिससे कि मैं अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज की तरफ पहुंच जाऊं। जस्ट लाइक गूगल, हम लोग गूगल पर कोई भी रास्ता सर्च करते हैं, गूगल मैप्स पर कुछ भी लोकेशन सर्च करते हैं तो लोकेशन तो हमें पता है, बट उस तक पहुंचने के हमारे पास में हज़ारों रास्ते होते हैं। कौन सा रास्ता शॉर्टेस्ट हो सकता है, ये एक एक्सपीरियंस्ड इंसान ही आपको बता सकता है कि इस टाइम पर हमारे शहर में इस जगह पर ट्रैफिक नहीं होता है तो इधर से जाओ, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे और लेट भी नहीं होगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने नीट एग्ज़ाम में परफेक्ट एक रास्ता कैसे तय करना है, ये आपको एक एक्सपर्ट टीचर ही बता सकता है। सो हाई एवरीवन, दिस इज़ रेखा देवनानी, योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन अपने बारे में बताऊं। मैं पिछले 7 साल से कई सारे बच्चों को, नीट यूजी कैटेगरी के बच्चों को बायोलॉजी पढ़ा रही हूं एंड मेरे पढ़ाए हुए कई सारे बच्चे डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज मैं आपको हमारे चैनल की मदद से, हमारे चैनल ऑपरेशन नीट की मदद से एक परफेक्ट रास्ता दिखाना चाहती हूँ कि नीट 2026 के लिए आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिसकी मदद से आप परफेक्टली अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में सीट हासिल कर पाएँ। नीट 2026 में हुए कई सारी प्रॉब्लम्स हम सभी जानते हैं, उन सभी को कोप अप हमें कैसे करना है वो यहाँ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा अलग अलग बुक से नहीं पढ़ना है बेटा। द फर्स्ट थिंग इज़ दिस, आइए हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग पहुँचेंगे अपने रास्ते में। सो इमेजिन करिए, दिस वन इज़ यू एंड दिस इज़ योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज एम्स। तो ये करेक्ट रास्ता क्या हो सकता है, चलिए आइए देखते हैं। तो बेटा, जैसे ही हम लोग बात करें नीट 2026 की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आ जाता है हमारे नीट 2025 का एक्सपीरियंस कि नीट 2025 में मैम डिफ़िकल्टी लेवल ऐसा था कि हमने अज्यूम ही नहीं किया था। इन जनरल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बायोलॉजी का उतना ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं था। क्वेश्चंस के आंसर्स आप कर सकते थे अगर आपने कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाई की होती। फिजिक्स नो डाउट थोड़ा डिफ़िकल्ट था, केमिस्ट्री वॉज ऑल्सो मॉडरेट। तो अगर मैं ये आपसे कोई पूछे कि व्हाट विल बी द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ नीट 2026, तो बेटा ये चीज़ हम नहीं कह सकते कि नीट 2026 में डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा। लेकिन हाँ, मैं आपको इतना ज़रूर अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि नीट 2025 जैसा तो नहीं होगा। बट अगेन, कैसा भी लेवल आए, एक लाइन में हमेशा अपने क्लासेस में बोलती हूँ कि प्रिपेयर फॉर वर्स्ट एंड होप फॉर बेस्ट। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, होप फॉर बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। आप बेस्ट से बेस्ट का सोचें कि पूरे सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो मुझे आते होंगे, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलेगा एंड आप ऐसी तैयारी करें कि कितना बकवास से बकवास पेपर क्यों ना आ जाए, मैं क्वेश्चंस कर जाऊंगा तो बेटा आपके साथ में बेस्ट ही होगा। ठीक, आइए दूसरा सवाल हमारे मन में क्या उठता है कि मैम नीट 2026 आउट ऑफ सिलेबस आएगा क्या? नहीं बेटा, आउट ऑफ सिलेबस आपको चीज़ें नहीं पढ़नी है, बट हाँ कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती हैं जो कि सिलेबस से बाहर, एनसीईआरटी से बाहर बाय चांस कुछ वर्ड्स जैसे कि हमने देखे शाइजोसीलोम, एंटेरोसीलोम जैसे हमारे बायोलॉजी में, तो इस तरीके कुछ टर्मिनोलॉजीज एक्स्ट्रा में आपको पता होनी चाहिए जो बहुत ही बेसिक हैं, वो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, जो कि हमारे इस चैनल पर हम लोग रेगुलरली डिस्कस भी करेंगे। इफ़ इट इज़ गुड टू रिलाई ऑन क्रैश कोर्स, हर बार की तरह जैसे आप लोग 30 दिन का, 100 दिन का, 90 दिन का क्रैश कोर्स परचेज करके एडमिशन लेने की कोशिशें करते हैं पिछले 4-5 सालों से, वो इस बार बिल्कुल ना करें। प्रिपरेशन अपनी पूरी 1 साल की लेकर चले कि 1 साल में मुझे नीट क्रैक करना है। देखो बेटा, 100 दिन की स्ट्रैटेजी, 150 दिन की स्ट्रैटेजी, 30 दिन की स्ट्रैटेजी, इवन 3 दिन की स्ट्रैटेजी भी आपको यूट्यूब पर मिलेगी एट द एंड, बट इन सब पर आपको रिलाय नहीं करना है। आपको अपनी प्रिपरेशन 1 साल वाली, प्रॉपर 1 साल डेडिकेट करके अपनी नीट को देना है और फोड़ देना है। ठीक, ओल्ड पढ़ें या न्यू एनसीईआरटी पढ़ें मैम, तो या तो आप ऐसा कर लो कि ओल्ड एनसीईआरटी से जो टॉपिक हटाए गए हैं उन्हें हटाकर पढ़ लें, या फिर अगर आपके पास में न्यू एनसीईआरटी है बेटा, इफ़ यू हैव न्यू एनसीईआरटी, तो आप जो एडेड टॉपिक्स है उनका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा, वो आप ले लें। कुछ चेंजेस जो अभी रिसेंटली आपके नीट 2025 से पहले हुए थे
उसका भी मैंने एक स्लाइड में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताई हुई हैं, आई बटन में आपको दे दूंगी, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उधर से भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैम क्या क्या चेंजेस आए हैं, 1000 वीडियोज़ आपको नहीं देखनी है, एक स्लाइड में 2 मिनट के अंदर मैंने सारी डिटेल बता रखी है। तो उनको अपनी एनसीईआरटी में लिख लेना, कोई नई एनसीईआरटी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक। बाय व्हेन शुड द सिलेबस बी कंप्लीटेड, आपको सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लेना चाहिए? मैक्सिमम टू मैक्सिमम दिसंबर एंड तक आपका सिलेबस अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने रिवीजन के लिए बचेंगे, जो कि मोर देन सफिशिएंट है अपने एग्जाम को बेस्ट करने के लिए। बेटा वॉट आर द डिस्ट्रैक्शंस, बेटा ये जो आपके डिस्ट्रैक्शंस है ना, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम के शॉर्ट से आपको नहीं पढ़ना है। एट द एंड कई बार ऐसा होता है कि हम परेशान हो जाते हैं, तो इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स की मदद से मैं भी आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताती हूँ, वो चीज़ अलग हो गई। बट इंस्टाग्राम अगर आप प्रॉपर लॉग इन करके सोशल मीडिया वाली लाइफ में जी रहे हैं तो 1 साल के लिए थोड़ा सा इससे बाहर आ जाओ। 1 साल के बाद सब मज़े करना, जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर जाके आप करना। हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑल द प्लान्स इफेक्टिवली। मैम प्लान्स तो हम हर बार बनाते हैं, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 3rd या 2nd ड्रॉप में यहाँ पर आए होंगे, मैम मेरा 2nd ड्रॉप है, मैम मेरा 3rd ड्रॉप है, बट मैं अपने प्लान्स को इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाता। मैम मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स बनाए थे। बेटा एक ना मेरे कहे से बहुत सस्ती मत दी, महंगी मत लेना, 50-100 रुपये की एक डायरी ले लो, ठीक है। और ये डायरी पूरे 1 साल आपके साथ रहनी चाहिए। इसमें एटलीस्ट आपके ऑलमोस्ट 350 पेजेस होने चाहिए, ठीक है, 350 पेजेस आपके होने चाहिए। आई ऑल्सो हैव दिस टाइप ऑफ डायरी, आई कैन शो यू। बेटा मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास में भी ऐसी ही एक डायरी है जिसमें मैं अपना डेली रूटीन लिखती हूँ, और ये अभी नहीं, मेरा हमेशा से मेरे पास में, देखिए देख सकते हैं आप, दिस वन इज़ माई डायरी। इसके अंदर मैं सारी वो चीज़ें लिखती हूँ जो कि मुझे इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। कई सारी इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, और इसी तरीके से मैं अपनी डायरीज को चेंज भी करती रहती हूँ। तो आपके पास में भी एक डायरी होनी चाहिए जिसमें आप डेली आपको क्या टारगेट करना चाहिए, आप उसमें वो लिखते जाएंगे, ठीक है। कल क्या पढ़ना है इस तरीके से, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमें कल क्या पढ़ना है या आज हमें क्या पढ़ना है। तो वो एक दिन पहले आप इसमें टू डू लिस्ट अपनी बनाकर चलेंगे एंड इसको इफेक्टिवली यूज़ करेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 डे बाय डे मैं आपके साथ में हूँ, आपको और भी तरीके बताती रहूँगी। तो स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग कि मैम ये वाले सारे हमारे कन्फ्यूजन्स तो क्लियर हो जाते हैं। नीट 2026 के लिए हमें पढ़ना कैसे है, हर एक सब्जेक्ट को इफेक्टिवली, कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए मैं कैसे पढ़ के जाऊं जो नीट 2026 में तो मैं अपनी सीट को फाइनल कर लूं। क्योंकि कई सारे बच्चे नीट 2025 में पैनिक हुए हैं, और सिर्फ पैनिक होने की वजह से कई सारे क्वेश्चन स्किप करके आए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है। सबसे पहली बात, आपको पढ़ना है बेसिक लेवल से, ठीक है। बेसिक लेवल का मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि आपको 0 से पढ़ना है। मैंने देखा है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बच्चे सोच लेते हैं जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो गया इसके बाद में सोचते हैं मैं तो 0 लेवल पे हूँ, मैं बिल्कुल 0 से स्टार्ट करूँगा द लिविंग वर्ल्ड, और उससे लेकर के उसको इतनी बुरी तरीके से पढ़ूंगा कि लिविंग वर्ल्ड मेरा चलेगा 1 महीना, और फिर आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए मेरे पास टाइम बहुत कम बचेगा। तो आपको 0 से स्टार्ट नहीं करना है, आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, इस बात का आप मतलब समझें, ठीक है। दूसरे टाइप के एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब कि ये समझते हैं कि मैम अगर मुझे तो मैम बायोलॉजी बहुत अच्छे से आती है। कई सारे बच्चे इसी कैटेगरी में हैं कि मैम मुझे बायोलॉजी अच्छे से आती है। अच्छा बेटा कितना स्कोर आया था, तो वो बोलते हैं मैम मेरा टोटल स्कोर आया है 300, जिसमें से 200 तो बायोलॉजी के ही है और 100 मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के हैं। तो बेटा आपकी यहाँ पर बायो अच्छी नहीं है, आपका बायो बेटर है एज कम्पेयर टू द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो इसका मतलब ये कहीं से नहीं कि आप बायो को आपसे कम टाइम देंगे एंड फिजिक्स केमिस्ट्री पर फोकस करेंगे, बायो की भी तहस नहस कर देंगे, वो नहीं करना है। बायो आपको रेगुलर टाइम देकर पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री पर फोकस करके उसको बढ़ाना है, और दोनों का लेवल अप आपको करना है, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में ये बर्बादी अपनी नहीं करेंगे। कई सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सिर्फ कुछ चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम है तो इन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करूंगा, सम चैप्टर्स, जैसे कि मुझे MBI नहीं आता, मुझे इवोल्यूशन नहीं आता, मैम मुझे इकोलॉजी में दिक्कत है, बाकी सब तो मुझे आता है, तो इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ लेता हूँ, बाकी के कहाँ जाएंगे, बाकी के मैम लास्ट टाइम में पढ़ूंगा। ऐसा आपको नहीं करना है।
सब कुछ इवनली रिवाइज करना है, जो नहीं आते हैं उन्हें पहले कवर करके रख लो, ठीक। ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आप फॉलो करेंगे, ठीक है। बायोलॉजी के चैप्टर्स के नाम मेरे मुंह पर रहते हैं तो मैं आपको वही एग्जांपल्स भी बताती हूँ, बट ऐसा ही यही चीज़ें आपको फॉलो करनी है, सेम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आगे हम लोग जैसे ही बढ़ जाते हैं तो देख लेते हैं कि मैम तीनों सब्जेक्ट को किस तरीके से हमें पढ़ना है। सबसे पहले आ जाता है बायोलॉजी। देखो बेटा, बायोलॉजी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको लेक्चर लेना है, ठीक है। मैं ये आपको कहीं से भी नहीं कह रही हूँ कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में डिफरेंट फॉलो करो, या फिर मैं आपको ये भी बात कहीं से नहीं कह रही हूँ कि आप ऑनलाइन पढ़ो या आप ऑफलाइन पढ़ो। इट्स योर चॉइस, इट्स योर, हम लोग कह सकते हैं कि आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग हैंडल करें। करना क्या चाहिए उस पर भी हम एक वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे, बट हाँ, मैं आपको ये नहीं कह सकती आपको यही करना है, ठीक है। दैट्स योर चॉइस कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। इट्स अ बेसिक स्ट्रैटेजी, ठीक है। लेक्चर लें आप, चाहे आप ऑफलाइन ले रहे हो या ऑनलाइन। दूसरी बात आप क्या करेंगे, लेक्चर जैसे ही ले लेंगे, लेक्चर के साथ में नोट्स आपको बनाने हैं। PDF डाउनलोड करके काम नहीं चलाना है, अपने हाथ से लिखो। जब आप हाथ से घिसते हो ना, चीज़ें याद होती हैं, ठीक है। नोट्स आपको अपने हाथ से बनाने हैं। इवन डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं, लाइक ओवरी का जो कट सेक्शन है, या फिर हम लोग एनाटॉमी की बात करें, बच्चों को याद नहीं होती है, मैम रट रहे हैं, एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लो, मोनोकॉट, डाइकॉट, लीव्स, रूट, स्टेम, लीफ का। भाई एक एक चीज़ आपको याद हो जाएगी, उसी में लेबलिंग करके सारी चीज़ें कर जाओगे। तो डायग्राम ज़रूर बनाना बेटा, ठीक। तीसरी चीज़ डायग्राम आपको ड्रॉ ज़रूर करना है, और इनकी लेबलिंग ये आपको ज़रूर करनी है, ठीक। आगे बढ़े हम, तो थर्ड स्टेप आपको करना है, इसके साथ में लेक्चर के साथ साथ आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। फिर थर्ड स्टेप आपका होना चाहिए कि आप NCERT पढ़ लें। NCERT रीडिंग इज़ मस्ट। NCERT रीडिंग आपको कैसे करनी चाहिए ये मैं आपको लास्ट ईयर भी बता चुकी हूँ। आपको यहाँ पर आई बटन मिल जाएगा। इफेक्टिवली NCERT रीडिंग कैसे करनी है उसका आपको आई बटन मिल जाएगा, और आप वहाँ से NCERT को अच्छे से पढ़ना भी एक बार से देख लेना कि आपको क्या क्या पॉइंट्स NCERT में एक्चुअल में पढ़ने हैं, ठीक। NCERT की समरी मत भूलना, ये बात तो मैं यहीं बता देती हूँ, ठीक। इन टेक्स्ट क्वेश्चन ज़रूर करना, चैप्टर के साथ साथ कवर करते जाना। लाइक आपके पैकेजिंग ऑफ DNA में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ऊपर कैलकुलेटिव, वो आपको वहीं के वहीं सॉल्व करना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं और हमें किसी चैप्टर में कोई साइंटिस्ट का नेम मिल जाता है, लाइक लिविंग वर्ल्ड में आपको कैरलस लीनियस का नाम मिलेगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो आपको एरिस्टोटल का नाम मिलेगा, कैरलस लीनियस का नाम मिलेगा, RH विटेकर का नाम मिलेगा। तो इन्होंने क्या चीज़ें की, किस ईयर में की, ये आप ना अपने नोट्स के सबसे पहला एक पेपर ऐसा लिखना जिसमें फर्स्ट चैप्टर का साइंटिस्ट, दूसरे का, तीसरे का, इस तरीके से लिखते जाएं और डेली उसको देखें। तो साइंटिस्ट के लिए आपको अलग वन शॉट लेक्चर लगाने की एटलीस्ट ज़रूरत नहीं पड़ेगी एट द लास्ट मोमेंट, ठीक। एक ये टिप जो कि मैं हमेशा अपनी पहली क्लास में बच्चों को जाकर बोलती हूँ, भाई ये चीज़ें आपको करनी है, तो वही मैं यहाँ पर आपको बता भी रही हूँ बेटा। इसके साथ में अब आप क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज जितना अगर आपका कोई डाउट रह रहा है, मान लीजिए पूरा आपने चैप्टर पढ़ लिया और एक पर्टिकुलर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत है, उसको दोबारा पढ़ेंगे, टीचर से पढ़ेंगे, तुरंत के तुरंत क्लियर करेंगे। चैप्टर के बाद में बैकलॉग नहीं रखना है। और इसके साथ में क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए आप एक अच्छी सी रेफरेंस बुक रखें बेटा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कौन सी बुक हमें फॉलो करनी चाहिए तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको उसकी भी सजेशन बता दूंगी। एंड इम्पॉर्टेंटली किसी भी टाइप का कोई प्रमोशन नहीं है यहाँ पर, जस्ट आई विल सजेस्ट यू सम बुक्स। क्वेश्चंस आपको एक अच्छी सी क्यू बैंक सजेस्ट मैं आपको कर दूंगी, अगर आपको बाय चांस अगर दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स में बताइएगा। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें स्किप नहीं करने, ये डेफिनेटली करने, क्योंकि नीट एग्जाम में अभी भी कई सारे क्वेश्चन PYQ से आए थे, ठीक। इसके अलावा एक आती है NCERT की एग्जाम्पलर, समझ रहे, NCERT की एग्जाम्पलर बुक। इसमें से भी कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, 14, 15, 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको पर चैप्टर, ये आपको सॉल्व करने हैं। NCERT के पीछे जो क्वेश्चन दिए होते हैं ये आपको सॉल्व करने हैं। तो ये चीज़ आपको एटलीस्ट एक चैप्टर में NCERT में करनी है, एक चैप्टर आपको पर्टिकुलरली इसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है।
ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आप अपना टेस्ट करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, टेस्ट को एनालाइज करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उसके डाउट्स और उसका रिवीजन। डाउट कॉपी आप एक बनाकर रखिएगा अपने साथ में, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, अपने साथ में एक डाउट कॉपी ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। मेरे आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको समझ में आ जाएगा कि इस डाउट कॉपी की क्या अहमियत है। हर बार मैं बच्चों से ये डाउट कॉपी बनवाती हूँ, जहाँ पर हम इस में अपना हर एक डाउट वो लिखते चलते हैं जो हम टेस्ट में कंफ्यूज हुए या कभी हमें क्वेश्चन बैंक में मिला, और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हैं, जिससे कि हमें फ्यूचर में सेम क्वेश्चन में गलतियां हम ना करें, ठीक है। ये हो गया कि आपको एक चैप्टर में बेयर मिनिमम कितना करना है, और इसके बाद में जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, टेस्ट होता है, उसका हम एनालिसिस करते हैं, डाउट में डाउट लिखते हैं एंड आगे बढ़ते जाते हैं। बात अगर हम करें कि सिलेबस मैम कैसे करना है हमें बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी का सीक्वेंस आप कुछ इस तरीके से रखेंगे, क्योंकि आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर, मैं बायोलॉजी का आपको सीक्वेंस बता सकती हूँ। जूलॉजी का अगर आप एक ड्रॉपर हैं तो कुछ ये सीक्वेंस रखिएगा बेटा, ठीक है। सबसे पहले एनिमल किंगडम कवर करें विद एग्जाम्पल्स, एनिमल टिश्यूज़ करें और कॉकरोच फ्रॉग साथ में लगा लें, और इसके बाद में ह्यूमन फिजियो कंप्लीट कर लें। चाहें तो ह्यूमन फिजियो पहले कर लें, इसके बाद में कॉकरोच फ्रॉग कर सकते हैं। ह्यूमन फिजियो के बाद में ह्यूमन रिप्रोडक्शन निपटा लेना, रिप्रोडक्शन निपटाने के बाद में ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और इसी के साथ में हेल्थ एंड डिजीज, और लास्ट में इवोल्यूशन, ठीक। बॉटनी का सीक्वेंस कुछ ऐसे रखिएगा कि मॉर्फोलॉजी पहले करिएगा, फिर एनाटमी, प्लांट फिजियो, सेल, और सेल के बाद में जेनेटिक्स और बायोटेक एक साथ, ठीक। लिविंग वर्ल्ड, क्योंकि कई सारे बच्चों को आता है तो मैंने थोड़ा सा पीछे रख दिया है, जिससे कि आपको रिवीजन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, मॉर्फो एनाटमी खत्म होती जाएगी तो। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैसे ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करो उसके नेक्स्ट डे ही माइक्रोब्स कर लेना, ठीक। प्लांट किंगडम के बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके साथ में चाहो तो मॉर्फो दोबारा रिवाइज कर लेना, एंड इकोलॉजी लास्ट में करके बॉटनी का सिलेबस कुछ इस सीक्वेंस में आप कवर कर सकते हो, करेक्ट। आते हैं हम लोग केमिस्ट्री की बात करने के लिए, तो केमिस्ट्री में भी बेटा आपको लेक्चर तो लगाना ही है, ठीक है। इसके आपको साथ में नोट्स भी बनाने ही हैं, ठीक है। नोट्स, और जैसे वहाँ पर हम डायग्राम्स बनाते थे, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, ठीक। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर लेना, टॉपिक वाइज क्वेश्चन ज़रूर कर लेना बेटा, ठीक। क्वेश्चंस करने के साथ साथ पीवाईक्यूज़ इसमें ज़रूर करने हैं आपको, और इसके अलावा एग्जाम्पलर केमिस्ट्री की भी करनी है, ठीक है। एग्जाम्पलर आपको केमिस्ट्री की भी करनी है, और मोर इम्पॉर्टेंटली इन टेक्स्ट क्वेश्चंस वो भी आपके फिजिकल केमिस्ट्री के, ये ध्यान से करिएगा। और एक कॉपी बना लीजिएगा जिसमें आप सारे एक्सेप्शंस लिखते चले, या फिर एक शीट बना लीजिएगा जिसमें आप सारे एक्सेप्शंस इनऑर्गेनिक के लिखते चले, और ऑर्गेनिक की रिएक्शन का एक चार्ट बना लेना, ठीक है। तो फिजिकल के लिए आप फॉर्मूला शीट्स बनाएंगे, ठीक, प्लस इनऑर्गेनिक के लिए आप एक्सेप्शन की लिस्ट बनाएंगे, एक्सेप्शन की एक लिस्ट बनाएंगे, हैंड टू हैंड बनाते जाएंगे, जैसे वहाँ पर हम साइंटिस्ट बना रहे थे, हैंड टू हैंड आप बनाते जाएंगे, और इसके अलावा ऑर्गेनिक में आप रिएक्शन के चार्ट बनाते जाएंगे, ठीक है। किस तरीके से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे परस्यू करना है, इसके टिप्स के लिए भी आप मुझे बताएं, तो हम लोग और डिटेल में भी डिस्कशन कर लेंगे बेटा, ठीक है। इतना आपको एटलीस्ट बेयर मिनिमम करना है, एग्जाम्पलर आपको सभी में सॉल्व करनी है, सो दैट्स इट अबाउट केमिस्ट्री। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में सबसे पहले मेरी मानो तो बेसिक मैथ पढ़ डालो बेटा। बेसिक मैथ्स को बहुत डिटेल में पढ़ना, क्योंकि इस बार मैंने सुना है कुछ डबल डिफ्रेंसिएशन वाला क्वेश्चन आया था, तुम लोग परेशान हो गए थे, तो इसको अच्छे से पढ़कर जाना। इसके बाद में कैलकुलेशन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो मेन सब्जेक्ट में आने से पहले, ठीक। तीसरी चीज़, ग्राफ्स अच्छे से पढ़कर जाओ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है। इसके बाद में उतरना मेन चैप्टर्स में, ठीक है। इसके बाद में उतरना आप मेन चैप्टर्स में, और मेन चैप्टर्स में जैसे ही आप उतरोगे तो आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है, जैसा मैंने आगे बताया, सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। यानी कि लेक्चर पढ़ोगे, एनसीईआरटी रीडिंग करोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे, पीवाईक्यू करोगे, और डीपीपी आप अपनी सॉल्व करोगे जो भी आपको अपनी क्लासेस में मिलेगी। एंड इसके अलावा एक एडिशनल चीज़ है बेटा, आपकी एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स टू पॉन्डर दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स टू पॉन्डर आपको गिवन है, ये आपको कवर करने हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस मोर एंड मोर, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस,
जितनी आप कर सकते हो। ठीक, ये एक जनरल आपका पैटर्न हो गया कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। मेन बात आ जाती है वो बच्चे जो बोलते हैं कि मैम पूरे साल प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन ना हम लोग बना नहीं पा रहे, एक दिन में तीनों सब्जेक्ट कवर नहीं होते। उसके लिए आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है। ये बात मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि किसी भी बच्चे का टाइम टेबल मैं नहीं बना सकती, क्योंकि हर एक बच्चा अपने आप में एक यूनिक है। ठीक है, एक यूनिक पर्सन है, सबका डीएनए, सबका जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है, कंप्लीटली सेम किसी का नहीं है। तो आप किसी का टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते, बट हाँ, हम आपको एक आइडल टाइम टेबल बता सकते हैं जिसकी मदद से आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अपना एक परफेक्ट टाइम टेबल बना सकते हो। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि मैम मैं ना रात को जागता हूं तो मेरा टाइम टेबल मैं रात के हिसाब से बनाऊंगा, ये गलती मत करना। अगर आप रात में जाग के पढ़ने वाले बच्चे हो तो मुझे बस एक सिंपल सा आंसर बताओ कि आपका नीट का एग्जाम क्या रात में होगा? आंसर इज नो। देन व्हाई आर यू स्टडिंग मोर फोकसली इन नाइट? नो आंसर। तो बेटा आप दिन में पढ़ें, मेरी बात माने, दिन में पढ़ें। ठीक है, दिन में पढ़ो और दिन में ही अपनी प्रिपरेशन करके सारी दिन में ही प्रैक्टिस करके रात में सो जाओ। इट्स अ आइडल फॉर ह्यूमन बीइंग्स, यू आर अ ह्यूमन, करेक्ट, नॉट एन आउल। ठीक है, तो आगे बढ़ें हम लोग। तो सबसे पहले तो आपको टाइम से उठना है, टाइम से उठना है। ठीक है, कितने बजे उठना है, कितने बजे उठना है? मैं आपको कह रही हूँ आपको डेली सुबह 5:30 बजे उठना है। डेली आपको सुबह 5:30 बजे उठना है। ठीक, कैसे करना है? एक दिन को 4 स्लॉट में हम लोग डिवाइड करेंगे और आप अमेज्ड हो जाओगे देख करके कि 12 घंटे बहुत इजीली निकल गए पढ़ने के लिए। इससे ज़्यादा चाहो तो और एफर्ट्स करके निकाल सकते हो। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले आपको उठना है 5:30 बजे। मेरी मानो 5:30 बजे ही उठना है आपको। 5:30 बजे आप उठोगे, मैं आपको कह रही हूँ आधा घंटा 30 मिनट आप वार्म अप हो जाओ। ठीक है, 30 घंटा आप वार्म अप हो जाओ। ठीक है, 30 घंटा आप वार्म अप हो जाओ, अच्छे से थोड़ी बहुत वॉक कर लो, एक्सरसाइज कर लो, जिससे कि दोबारा नींद ना आए। 6 बजे बैठ जाओ अपने टेबल पर। 6 से 9 एक स्लॉट बनाओ पढ़ाई का, और इस स्लॉट में आप वो रिवाइज कर रहे होगे जो आपने एक दिन पहले पढ़ा हुआ होगा। गॉट माई पॉइंट? एक दिन पहले जो पढ़कर सोए थे, सुबह उठ के रिवाइज करोगे तो ये बहुत ही ईजीली आप इसको रिटेन रख पाएंगे। रिवीजन का पैटर्न आप इजी सब्जेक्ट से ट्रिकी सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। 1 घंटा ले लो रेस्ट, 9 से 10। इसमें आप नहाओ, इसमें आप अपना नाश्ता करो, मस्त फैमिली के साथ में चाय पकौड़े खाओ। आ जाओ फिर से 10 बजे अपने टेबल पर। 10 से 1 बजे स्लॉट बनाओ सेकंड वाला, और इसमें आप एक सब्जेक्ट पढ़ो जो कि ट्रिकी था, क्योंकि आप रिवीजन करके आए तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ चुका है। तो जो सब्जेक्ट आपको ट्रिकी लगता है, हो सकता है आपको फिजिक्स लगता हो सकता है आपको केमिस्ट्री लगता हो, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें बायोलॉजी लगता होगा, तो आप एक ट्रिकी वाला अपना सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ें, लेक्चर लें। उसका जितना कंटेंट आपको एक दिन में पढ़ना है, 3 घंटे का लेक्चर नहीं होता है, इन जनरल 1 घंटे का लेक्चर होता है आपका। 1 घंटा लेक्चर, उसके नोट्स देख लिए, उसकी एनसीईआरटी पढ़ ली, उससे उस टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लगा लिए। 3 घंटे मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, ये बना लिया मैंने। नेक्स्ट 1 घंटा फिर से रेस्ट करूँगा। 1 से 2 मैं अपना खाने पीने का काम कर सकता हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो सकता हूँ, और 2 से 5 अगेन मैं थर्ड स्लॉट में पढ़ने बैठूंगा, जिसमें मैं अपना सेकेंड सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँगा, जो कि थोड़ा मॉडरेट लेवल का होगा, तो मुझे थोड़ा सा इजी लगेगा। और यही वो टाइम है जब आपका नीट का एग्जाम भी होने वाला है, तो इसमें कभी भी इस स्लॉट को आपको स्किप नहीं करना है। 1 घंटा फिर से रेस्ट लेंगे 5 से 6। इसको आप टी ब्रेक कह सकते हो। चाय पियो, मठरी खाओ, नाश्ता करो और अपनी मम्मी के साथ में गप्पे मारो। वापस से 6 बजे आ जाओ अपनी टेबल पर। 6 से 9 का एक और स्लॉट बनाओ, थर्ड सब्जेक्ट पढ़ो जो कि आपको सबसे ईजी लगता है, क्योंकि अब आप थोड़े बहुत थक चुके होंगे। सबसे ईजी जो आपको सब्जेक्ट लगता है उसको पढ़ो, और 9 से 10 फिर से 1 घंटा अपना डिनर करो, अपनी फैमिली के साथ में तारक मेहता भी देख सकते हो, थोड़ा बहुत यहाँ पर रेस्ट करो और
सोना नहीं है, बस थोड़ा सा छोटा सा काम बता रही हूँ। 10 से 10:30 नेक्स्ट डे की प्लानिंग एटलीस्ट कर लो और 10:30 बजे आराम से सो जाना। मोबाइल उठा के स्क्रोलिंग नहीं करनी है किसी को भी, ठीक है। इन ब्रेक्स में अगर आपको कुछ सर्चिंग करनी है तो आप कर सकते हो, बट अपने स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4 के बीच में आप मोबाइल को टच तक नहीं करेंगे। गॉट माई पॉइंट? आगे बढ़े। ये टाइम टेबल आपका रहने वाला है मंडे टू फ्राइडे। स्लॉट 1 में आप क्या करेंगे? तीनों सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे। स्लॉट 2 में आप ट्रिकी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। स्लॉट 3 में आप सेकंड मॉडरेट वाला सब्जेक्ट, और स्लॉट 4 में इजी सब्जेक्ट पढ़ के बाद में 10 से 10:30 अपना टाइम टेबल बना के फिर सो जाएंगे। नेक्स्ट डे का टारगेट फिक्स करके सो जाएंगे। ये हो गई बात मंडे टू फ्राइडे की। सैटरडे को क्या करेंगे? सैटरडे को क्योंकि संडे को होता है टेस्ट, तो पहला स्लॉट तो बिल्कुल सेम होगा क्योंकि प्रीवियस हमें रिवाइज करना है। सेकेंड स्लॉट में पहले सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे, थर्ड स्लॉट में सेकेंड सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे, फोर्थ स्लॉट में थर्ड सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट का आप यहाँ पर रिवीजन कर रहे होंगे, कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जिस संडे को आपका टेस्ट होगा उससे पहले वाला सैटरडे आप कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, भले आपका कुछ छूट गया है, पढ़ेंगे नहीं। जितना कवर किया है उसी को रिवाइज करके हमेशा टेस्ट में जाएंगे, ठीक है। एक दिन पहले तक, फ्राइडे तक जितना पढ़ना था पढ़ लिया। सैटरडे इज ओनली एंड ओनली फॉर रिवीजन पर्पस। गॉट माई पॉइंट? आगे बढ़े तो संडे को भाई क्योंकि टेस्ट है तो पहला स्लॉट सेम होना चाहिए, पूरा रिवीजन करो। एक दिन पहले क्या पढ़ा? स्लॉट 2 फन का बना सकते हो, अगर आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया है तो आराम थोड़ा सा फन कर सकते हो। और 2 से 5 ही आपको टेस्ट देना है क्योंकि यही आपके नीट एग्जाम का भी टाइम है। और इसके बाद में चाहो 1 घंटा आराम से रेस्ट करो। जो आपका 4th स्लॉट है इसमें टेस्ट की एनालिसिस करो, डाउट्स क्लियर करो एंड डन एंड डस्टेड करके अगेन डिनर करके और लास्ट वाला आधे घंटे के स्लॉट में अपना नेक्स्ट डे का टाइम टेबल बना के वापस से सो सकते हो। तो मंडे से लेके संडे तक आपको कैसे यूटिलाइज करना है वो आप यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। चाहे हर एक स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ें हम लोग, तो मेन चीज़ आ जाती है कि मैम ये सब तो ठीक है, मैं खुद में सेल्फ डाउट बहुत करने लगता हूँ। तो बेटा अपने टेबल के आगे लिख लो, येस यू कैन डू इट। आप अपने टेबल के आगे एक बहुत छोटा सा कोट, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अ गोल, हमने एक गोल बनाया लेकिन उसका कोई प्लान नहीं है, विदाउट अ प्लान, ठीक है, ये हमारा गोल नहीं है। इट इज़ जस्ट अ विश, इज जस्ट अ विश। क्योंकि हम लोग जब गोल सोचते हैं और कोई प्लानिंग नहीं करते तो हम चाहते हैं कि हम डॉक्टर बन जाएं, लेकिन वो हमारा गोल नहीं है। वो बस हमारा रात का सपना है, वो हमारी खुली आंखों का सपना नहीं है। वो हमारा ड्रीम है बट हम उसे अचीव करना नहीं चाहते हैं, वो हमारा गोल नहीं है, ठीक है। तो कोई भी आपसे पूछे कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, तो आप ये जवाब नहीं देंगे कि मेरा मैम ड्रीम है, आप ये जवाब देंगे कि मेरा गोल है। एंड ट्रस्ट मी, आपकी पर्सनैलिटी में आप चेंज देखेंगे कि मेरा गोल है तो मुझे वो करना है। ड्रीम है तो कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, और कभी ना कभी का हमें इंतज़ार नहीं करना है। ड्रीम है तो आज ही छोड़ दो, लेकिन अगर गोल है तो आज ही पेन पेपर उठाओ, जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं सबको लिखो और मुझे कॉमेंट्स में लिख कर जाओ, येस मैम आई विल डेफिनेटली डू इट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बेटा। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत रही हो तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। मेरा पर्सनल टेलीग्राम भी मैंने आपको दिया हुआ है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप जाके जो भी आपको क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा डाउट ग्रुप है, क्योंकि ये जितने भी आपके डाउट्स आएंगे ना, पिछले हमने स्लाइड्स में देखा जो भी डाउट्स आएंगे, तो डाउट्स कहाँ पूछोगे, यहाँ आकर पूछ लो। बायोलॉजी के तो मैं आपको खुद यहाँ पर बताती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, क्योंकि पूरी आपकी नीट 2026 की जर्नी में ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।